हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम रवि पांडे है और जैसा कि मैंने एक वीडियो अभी परसों संभवतः अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे बीच ज़रूरी नहीं कि टॉपर ही बल्कि एक सामान्य व्यक्ति जो कि कट ऑफ के आसपास जिसके नंबर हैं वो भी कैसे हमें मतलब एक शंका के घेरे में दिखता हुआ नज़र आता है कि कैसे क्या वो फर्जी है। इस पे मैंने वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि कैसे कैसे बच्चों को मैंने देखा हुआ है, चूँकि अभी जो मैं जॉब कर रहा हूं और मेरी जितनी नौकरियां लगी हैं इन सब की अगर मैं काउंटिंग बताऊं तो 6 नौकरियां लग चुकी हैं, जिनमें मैंने 5 जगह डीवी करवाया हुआ है। 5 डिपार्टमेंट के लोगों से मैं मिला हूं। लगभग बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। अभी मैं जॉब कर रहा हूं तो यहाँ के बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं। ग्रुप 4 पे भी मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है मेरा और मेरा खुद का अनुभव इतना है कि मैं बात करने से लगभग आपको भी समझ में आ जाएगा किसी से बात करने से कि किसका कैसा व्यक्तित्व है और कौन जेन्युइन है कौन फर्जी है। जरूरी नहीं कि वो टॉपर हो, ठीक है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, उसी की अगली कड़ी अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जेल प्रहरी का टॉपर है ये कैसे पता चल रहा है कि ये फर्जी है, ठीक है। इस पे बात करेंगे। इसकी रिस्पॉन्स शीट आई होप कि आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। आप मुझसे अगर कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैं से पब्लिकली नहीं बता सकता। आप मुझसे व्यक्तिगत कुछ प्राइवेट तरीके से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में अपन मेरे से जुड़ सकते हैं। और कैसे कोई फर्जी है कैसे पता चल सकता है, सबसे मेन चीज़ ये है। और इसके लिए आगे का क्या वे फॉरवर्ड, आगे के लिए क्या राय होनी चाहिए, हम आगे क्या करें जिससे ये चीज़ें रुकें और इन पे कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, डिजिटल बोर्ड वगैरह। तो मेरे पास ये छोटा सा बोर्ड है और इसी के जरिए मैं आपको जो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें कागज़ में नोट कर ली है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है इसका नाम रवि पांडे है। ये जहाँ भी जॉब करता है वो उसकी टाइमिंग है 10 बजे से लेके 6 बजे तक या 7 बजे तक। उसके बाद मैं भी आप जैसे ही एक अभ्यर्थी हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ। तो जितना आपको मतलब आप अपने आप को मान के चल रहे हैं उसी भीड़ में मुझे भी मान के चलिए। मेरे हाथ जरूर कुछ बंधे हुए हैं क्योंकि मैं चूँकि सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए मेरी जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें कुछ पाबंदियाँ लगी हुई हैं। लेकिन ये मेरा सोशल मीडिया का मंच है, यहाँ से मैं अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मंच से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो चैनल है मेरा, ये अभ्यर्थी रवि पांडे का है, ना कि एक कोई एम्प्लॉय रवि पांडे का, ठीक है। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये पता कैसे चला कि ये लड़का जो है तो फर्जी है। देखिए, आपको अब आज का जो जमाना है, एक व्यक्ति के बारे में 1 घंटे में, ये मैं कहूँ कि 10 मिनट में ही उसकी पूरी कुंडली निकल आती है। जैसे ये भाई साहब थे 101.66 नंबर वाले, ठीक है। हम एक चीज़ गलती कर रहे हैं, हम केवल इसके पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल पूरी भीड़ भरी हुई है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये केवल वो बंदा है जिसको ये नहीं पता था कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये भाई भूल गया था, इसलिए इसने इस तरीके से नकल की कि पकड़ में आ गया। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कि पकड़ में नहीं आए लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से अंदर घुसे हैं, ठीक है। तो देखो ये पता कैसे चला। सबसे मेन चीज़ तो ये कि आप इसकी रिस्पॉन्स शीट देखिए, 100 में से 100 क्वेश्चन इसके सही हैं। मैंने उसकी रिस्पॉन्स शीट देखी है। आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम होता है 5 इसमें सेक्शन होते हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और साइंस का, रीजनिंग नहीं आती, ठीक है। तो मैंने मैथ्स नहीं लिया है, हिंदी नहीं लिया है, ठीक है, और इंग्लिश भी नहीं लिया है, ठीक। मैंने 5 सेक्शन के इसके क्वेश्चन देखे हैं और मुझे पता है, मैं चूँकि एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे व्यापम का लेवल पता है और मुझे अपना लेवल पता है कि मैं अगर ये पेपर देता तो कितने नंबर ला पाता। उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति भी कितने नंबर ला सकता है एक्चुअल में अगर देखा जाए। अगर वो 100 में 100 ला रहा है, मतलब है ना, नॉट मतलब इंक्लूडिंग मी, बल्कि वो किसी से भी बहुत ज़्यादा आगे है ना, सबसे बहुत आगे चल रहा है, बहुत लीड दे के चल रहा
हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई के 100 में 100 आए, लेकिन पुलिस में फिर ये क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए, सबसे मेन सवाल ये है। जबकि आप देखिए, मैंने अभी बताया फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है इसमें 20-20 के 5 सेक्शन होते हैं, टोटल 100 आते हैं। मैंने सब्जेक्ट भी बता दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और साइंस, मतलब रीजनिंग नहीं है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, रीजनिंग से स्कोरिंग होती है। आप एमपी पुलिस का देखेंगे तो उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, 40 की रीजनिंग, 20 की मैथ है और 30 की जीके है और 10 की साइंस है। लेकिन ये जो टोटल 60 हो रहा है, एक्चुअल में 60 से 70 तक भी पहुंच जाता है, मतलब 60 प्लस तो रहते ही रहता है। ये जो 40 वाला पोर्शन है ये 30 तक में आके सिमट जाता है, 30 से 35 कह सकते हैं, एवरेज 35 है ना, एवरेज 35 रहता है, 30 भी हो जाता है, लेकिन 40 कभी नहीं रहता ये वाला पोर्शन साइंस और जीके का। यानी कि इधर 60, एवरेज 65 मैथ रीजनिंग के आते ही आते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 2017 में मुझे एग्ज़ाम डेट भूल रही है, काफ़ी 7 साल हो गए, मैंने पहला व्यापम का पहला एग्ज़ाम दिया था पुलिस का, उसमें मेरे 73 या शायद 74 मार्क्स थे, मैं फाइनल मेरिट में रह गया था। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मतलब ट्रस्ट में, मुझे उस समय तक जीएस का जी भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, केवल मैं मैथ रीजनिंग पढ़ के गया था। थोड़ी सी साइंस से कोई कोचिंग थी, उसके 20-25 पेज के नोट्स मिले थे, ये पढ़ा था और मैथ रीजनिंग पढ़ के गया था। मेरा स्कोर 74 था 2017 में, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जीएस नहीं भी पढ़ रहे तब भी हमारे स्कोर इतने तो आ सकते हैं, इतने स्कोर कर सकते हैं कि हम पुलिस का पेपर क्वालिफाई कर लें, लेकिन ये भाई नहीं कर पाया, जबकि दूसरे एग्जाम में इसने 100 में 100 रख दिया, ठीक है। अब पुलिस का पेपर क्वालिफाई ना कर पाना और इसमें 100 में 100 आ जाना, ये भाई की सबसे बड़ी मूर्खता थी कि आप, मतलब अब ठीक है, मूर्खता थी उसने किया, लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट था, पकड़ में आ गया। इस पर मैं आगे बात नहीं करना चाहूँगा। देखो, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पकड़ में सबसे मेन चीज़ जो पकड़, जिसकी वजह से पकड़ में आया, वो यही कि इसका पुलिस का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ और इधर 100 में 100 आ गए, ठीक है। अब रिस्पॉन्स शीट मैंने इसकी देखी, मैंने उसके लगभग 14 या 15 क्वेश्चन मैंने इसमें नोट किए हुए हैं। आई होप कि आपने रिस्पॉन्स शीट देख ली होगी, नहीं देखी तो ये वीडियो कंप्लीट हो, इसके बाद ज़रूर देख लेना। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनका लेवल, मतलब एक सिपाही के एग्ज़ाम के लेवल से बहुत ऊपर का था, और मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब मुझे क्या यार, ये किसी से भी नहीं बनेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन थे, कसम से बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये था, दिल्ली सल्तनत के समय राज्यपाल को क्या कहा जाता था, ऑप्शन वजीर और ऐसे करके दिया था, ठीक है। ये अपने आप में बहुत मतलब एक लेवल का क्वेश्चन था। किशोर बासा से पूछा गया था कि इन्हें किसका अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। आप ईमानदारी से बताइए कि किसने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के बारे में। एक सेकंड, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के बारे में आप में से कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? इसके अध्यक्ष से क्वेश्चन आया था। ताज महोत्सव पूछा गया था, आप ईमानदारी से बताना, ताज महोत्सव इसके पहले आपने कब पढ़ा है? लूसेंट के पीछे जो मेले वगैरह, पर्व वगैरह दिया, उसमें भी ताज महोत्सव नहीं दिया गया। और इसमें यह पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। चलो कहाँ मनाया जाता है एक बार ठीक है कि शायद अजमेर में मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है, आप समझ रहे हो लेवल क्वेश्चन का। इसके बाद प्राचीन भारत में कस्बों के विकास के का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 2 तो ठीक है, कोई भी मतलब जो भी लॉजिकल तरीके से सोचता है, जीएस वगैरह में थोड़ा लॉजिक लगा लेता है, उसकी बात कर रहा हूँ कि 2 ऑप्शन तो डिलीट कर देगा। बचे 2 ऑप्शन, पहला था कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा व्यापार वाणिज्य का विस्तार। अब आप समझिए कि जो कस्बों के विकास की बात हो रही है प्राचीन भारत में, यानी ये बात हो रही है मगध के उदय के जस्ट पहले, क्योंकि वही उसे कहा जाता है सेकंड अर्बनाइजेशन, यानी द्वितीय नगरीकरण की क्रांति कहा जाता है। पहली तो हड़प्पा सभ्यता थी, उसे हड़प्पा सभ्यता आप साइड में कर दीजिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भी होगा तब भी आप ये देखिए कि नगरों के विकास में, किसी भी देश के विकास में, शहर के विकास में सबसे मेन रोल होता है कृषि का। जब तक अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, यानी सरप्लस प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी हमें 1 किलो गेहूं खाना है, अगर 1 किलो ही उत्पादन हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं हो पाएगा, भले वो कितना भी पैसा वाला हो, कितनी भी रकम दे के खरीदे, हम तभी बेचेंगे ना जब हमारे खाने से ज़्यादा का उत्पादन होगा। जब हमारे खाने से ज़्यादा का उत्पादन होगा तब सामने वाला व्यक्ति उसके पेट के लिए भरने के लिए
अनाज पहुंचेगा उसके पास। तो ये भी ऑप्शन बहुत सटीक बैठ रहा है। और दूसरा बैठ रहा है व्यापार वाणिज्य का विस्तार, ये भी सटीक बैठ रहा है, क्योंकि कृषि का सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ठीक है, इससे जो किसान होंगे उनकी आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो नई चीज़ें खरीदेंगे, जिससे नई चीज़ों को खरीदने के लिए वो बाजार जाएंगे और बाजार में नई चीज़ें मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इनके पास क्या डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के लिए सप्लाई करने वाले जो व्यापारी हैं, जो सप्लायर हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। मतलब ये अपने आप में चेन की तरह काम करता है। तो आप समझिए ये दोनों ऑप्शन कितने नज़दीक हैं, लेकिन इस भाई के ये भी सही है, ये भी सही है। इतना सटीक, इतना लॉजिकल व्यक्ति है कि इसने दिल्ली सल्तनत का जो राज्यपाल था वो भी इसको पता है, ठीक है। किशोर बासा का भी ऑप्शन इसको पता था, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ताज महोत्सव के बारे में भी इसको जानकारी है, प्राचीन भारत में कस्बों के विकास का मुख्य कारण क्या था ये भी इसे पता था। एक आपने और देखा होगा चंपानेर पावागढ़ करके, एक मिनट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, चंपानेर पावागढ़, इससे पूछा है कि इसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। ये कोई करंट का क्वेश्चन होता तो एक बार चल जाता, ये जगह पूछा होता कि किस जगह स्थित है तब भी चल जाता। इससे पूछा गया किस वर्ष इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, इसका उत्तर था 2004। और हमारे इस ब्रिलियंट भाई को ये भी पता था। आप खुद से अंदाज़ा लगाना कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आपने कभी ऐसा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा था, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से बन जाता, तब तो इसको ये तो फिर सही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन टफ थे, तब आपकी निगाह जरूर जानी चाहिए कि इस भाई ने मतलब कैसे ये एग्ज़ाम टॉप किया है, ठीक है। इसके बाद एक और मतलब टफेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे जीएस का जो टफेस्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या था, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में 3-3 राज्यों का समूह दिया हुआ था, ठीक है। तो मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, ऐसे करके 3-3 राज्यों के ग्रुप दिया था। ये पूछा गया था कि इनमें से किस समूह में ग्रामीण गरीबों और गरीबी रेखा की एकाग्रता सर्वाधिक है, यानी जो गांव में गरीब हैं इनमें से किस समूह में सबसे ज़्यादा गरीब जो है तो गांव के हैं, ऐसा आप समझो, ठीक है। और उसमें एक राज्य होता तो एक बार चल जाता, उसमें एक ऑप्शन में 3-3 राज्य दिया हुआ है, तीनों राज्य आपस में, एक में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल है, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक है, एक में कर्नाटक, तेलंगाना और केरल, मतलब आपस में मिक्स है ऑप्शन। ऐसा नहीं कि दूर दूर के हों कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, एक दे दिया सिक्किम, असम और मेघालय, एक साउथ का, एक सेंट्रल इंडिया का, ऐसा नहीं है। साउथ के ही राज्य थे और उन्हीं को आपस में इधर उधर मिक्स करके दिया था। और इस महान भाई साहब का ये भी सवाल, ये भी उत्तर इसका सही है, ये भी आता था इससे। फिर एक ग्रैंड प्रिक्स से सवाल आया था कि किसने 100वां ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलो एक बार मान लेते हैं कि इसने करंट खूब तरीके से पढ़ा होगा, ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन और जो कि एमपी की इकोनॉमिक्स से आया था, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2024 का जो प्री हुआ था एमपीपीएससी का 23 जून 2024 को, आप उसमें उठा के देखना। ऐसे ही एक कोई इसी तरह पुराना डाटा पूछा हुआ था। पूछा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के जीडीपी से राज्य की जीडीपी से आधारित एक सवाल था, ठीक है। 2019-20 पर आधारित है। इसने आधार वर्ष पूछा था जो कि 2010-11 का है। इसका आधार वर्ष 2010-11 शायद 11-12, देखो मुझे एक बार देखने के बाद भी इसका भी उत्तर याद नहीं आ पा रहा है। और इन भाई साहब के पता थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन, आप जितने लोग तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इवन एसआई के भी, अगर आप में से इनमें से एक आध छोड़ दो, बाकी अगर कोई सवाल का आंसर आपको पता हो, जो अपने आप को समझता है होशियार, जो कहोगे वो हार जाऊंगा। लेकिन इस भाई साहब के सही है और यहीं से पता चल रहा है कि ये किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसके बाद उस्ताद योजना का नोडल मंत्रालय पूछा है। उस्ताद योजना नहीं सुनी होगी आप लोगों ने, मैंने भी नहीं सुनी। उसका नोडल मंत्रालय इस भाई को पता है, ठीक। किसी तरह के कोई सबूत की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं से पता चल रहा है। इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन कि किस जंतु में मैथुन के बाद मादा नर को मार देती है। आपको पता है ये सवाल का आंसर, इसको पता है, ठीक। पीवीसी के जलने से कौन सी गैस निकलती है। भाई पीवीसी का फुल फॉर्म लोग पढ़ के जाते हैं, ठीक है, कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है और ये किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से बनता है। कौन सी गैस निकलती है जलने से, ये किसी साइंस कोई नहीं पढ़ता। जिन्हें ये एग्जाम देने हैं
कोई नहीं पढ़ेगा, ये वो पढ़ेंगे जिन्हें नर्सिंग का एग्जाम देना है या कि खासकर नीट वगैरह देना है, कोई बड़ा एग्जाम देना हो, मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम देना हो तो इतनी टेक्निकल चीज पढ़ेगा, अदरवाइज कोई ऐसे एग्जाम वाले कोई व्यक्ति नहीं पढ़ेगा। ठीक है, फिर आता है गंध के कारण पहचानी जा सकने वाली गैस। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सी गैस को गंध के आधार पर पहचान सकते हो। भाई साहब ऐसे ऐसा सवाल आए थे और इस भाई के सारे सही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर आया था एमनियोटा से एक सवाल आया था, मतलब इतनी डीप में चीज़ें पूछी हुई थी। मुझे याद है जब मैंने मेरा फॉरेस्ट ये जेल प्रहरी वाला एग्जाम हुआ था, मुझे भूल रहा है एक सवाल आया था, मेरा भाई है एमबीबीएस कर रहा है, मैंने उसको बताया था कि भाई ऐसा सवाल आया था, तो वो शॉक हो गया था कि भाई ये तो हमारे नीट का क्वेश्चन है। नीट में वो क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी, उस समय फॉरेस्ट गार्ड का उस बार कंबाइंड एग्जाम नहीं हुआ था, जेल प्रहरी के एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ था। मेरे से भी नहीं बना था और मुझे लगता है किसी से नहीं बना रहा होगा, लेकिन इस भाई से ऐसा ही एमनियोटा इसी तरह का एक सवाल आया था, एमनियोटा ये इससे बन गया। ठीक है, कीरोलॉजी आप में से 99.99% ने कीरोलॉजी वर्ड नहीं सुना होगा, दावे के साथ कहता हूं किसी ने कीरोलॉजी वर्ड नहीं सुना होगा। सवाल आया था कीरोलॉजी किसका अध्ययन है, इसको पता है। मैंने तो पहली बार ये कीरोलॉजी वर्ड पहली बार सुना है। हमने ये पढ़ा है कि ठीक है मधुमक्खियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, हाथ का अध्ययन कीरोलॉजी कहलाता है, ये इसको पता है। मतलब ये मल्टी टैलेंटेड बंदा होगा, इसको जीएस भी डीप लेवल की पता है, साइंस भी डीप लेवल की, इंग्लिश भी, सारे ही 100 में 100 बनते हैं। तो फिर पुलिस में भाई तू 65 नंबर क्यों नहीं ला पाया यार, तुझे जीएस और साइंस की जरूरत ही नहीं थी, मैथ रीजनिंग के दम पे तेरे 65 आ जाते, क्योंकि तू तो 100 में 100 स्कोर करता है, तो यहाँ भी तेरे आ जाने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं आया। एक अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द कब गढ़ा गया। ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, लेकिन अपने आप में ये भी मुश्किल सवाल है कि आपको ये बताना है कि पारिस्थितिकी शब्द का इजाद कब हुआ, इसको कब गढ़ा गया, ऑफिशियली कब एक्सेप्ट किया गया। ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों से क्लियर पता चल जाता है, हमें किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं है। इसी से पता चल रहा है कि यार 100 में 100, वो भी ऐसे क्वेश्चन आने के बाद, मतलब एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ। एक, चलो ठीक है, एक ने कमेंट किया था कि तुक्का लग गया होगा, भाई 100 में से 100% तुक्का। यार तुम्हें ये नहीं पता कि तुक्का क्या है। तुक्का एक प्रायिकता है, जहां पे 4 ऑप्शन है वहां पे प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन में 1/4 की प्रायिकता से तुम करोगे तो तुम्हारे 25 क्वेश्चन में तुक्का लगेगा प्रायिकता के हिसाब से। ठीक है, चलो 25 में तुक्का लग गया और 25 तुम्हारे सही हो गए। ठीक है, 50 हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 में से 100 का तुक्का लग जाए, 100 में से 100 का तुक्का लग जाए, तो तुक्का तो नहीं है। कोई कितना भी लॉजिक दे कि तुक्का आ गया होगा, तुक्के से मैं मान सकता हूं कि 90 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, 100 नहीं आ सकते। मैंने खुद तुक्का लगाया हुआ है यार, 20 क्वेश्चन में तुक्का लगाओ, 5-6 सही होते हैं, 100 में 100 तुक्का तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्स शीट आप देखोगे तो समझ जाओगे कि ये भाई टोटली मतलब फर्जी ही है ना। अब ये किस तरीके से सिलेक्ट हुआ, कैसे इसको कहाँ से लूप होल, मतलब कहाँ से जुगाड़ लगा, आई डोंट नो, एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट आवर गवर्नमेंट बिकॉज आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बट ये मुझे पता है कि ये भाई फर्जी है, क्लियर कट बोल रहा हूं। इसके अलावा अब कोई फर्जी है तो कैसे पता करना है, सबसे मेन चीज आपको जितने भी शक के दायरे में लग रहे हैं, इवन मैं भी, क्योंकि मैं भी 2 बार टॉप किया हूं और लगभग 5 एग्जाम मैंने भी क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो अगर लग रहा है कि मैं फर्जी हूं तो मुझे मिला के, ठीक है, जितने लोग आपको लग रहे हैं फर्जी हैं, सबकी रिस्पॉन्स शीट आप व्यापम से मांगिए और वो ये बताए कि इसने 2 घंटे का अगर एग्जाम था तो कितने मिनट कितने घंटे में इसने सॉल्व किया है। क्योंकि जो व्यक्ति क्वेश्चन सॉल्व करके उसका टिक करेगा उसको समय लगेगा, जिसे पहले से ही आंसर पता है तो उसको केवल गूलना है, तुक्का लगाना है, तो वो 30 मिनट में भी, इवन 20 मिनट में ही लगा के और रख देगा। तो यहाँ से सबसे मेन पता चल जाएगा। रिस्पॉन्स शीट आप मांगिए और आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, गोपाल सर, मैंने देखा वीडियो उनका, आप एक कोई अच्छा लीडर चुनिए। गोपाल सर, मैं व्यक्तिगत उन्हें नहीं जानता, अच्छे होंगे, आप लोगों का भरोसा है उन पे, तो आप मेरी तरफ से एक मांग उनके सामने दीजिएगा कि वो ये मांग करें कि जितने बच्चे फर्जी हैं, और फर्जी बच्चों की अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ जाना, मैं आपको पता नहीं कितने मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्स शीट मिले विद टाइम की कितने समय में इन्होंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, तब पता चल जाएगा कि फर्जी है कि नहीं है। बाकी और किसी तरीके से नहीं होने वाला साबित है ना। वे फॉरवर्ड में मैंने मतलब आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, सबसे पहले आप अपना एक लीडर चुनिए जो कि ऑनेस्ट हो,
जिसके अंदर किसी तरह की बेईमानी नहीं भरी हो, वो अपनी रोटी सेकने वाला ना हो कि इस भीड़ का, इस माहौल का फायदा उठा के मैं अपना व्यक्तिगत कुछ विकास कर लूं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप फिर वही वापस से वो पेंडुलम जैसे लटक जाओगे। कोई एक ईमानदार व्यक्ति चुनिए, ठीक है, उसको अपनी मतलब मांगे रखिए। एक मांग मैंने बता दिया कि जो भी आपको फर्जी लग रहा है, पटवारी में भी जेल प्रहरी 2020, ग्रुप 4 2018, अभी जो फॉरेस्ट का रिजल्ट आया है इसमें, इन सब में आप जो है तो जितने लोग आपको फर्जी लग रहे हैं आपके आसपास कोई भी, उन सब की रिस्पॉन्स शीट मांगिए विद टाइम की, समय के साथ कि कितने समय में इसने पेपर हल किया, ठीक है। दूसरी चीज, आप में से ही कुछ लोग वो होंगे जो कि जेन्युइनली सिलेक्ट हुए होंगे, उनसे मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और कोऑपरेट करना। और जो ये मुद्दा उठा रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि भाई फॉरेस्ट गार्ड, ये जो कोई भी एग्ज़ाम, ये रद्द करने की मांग ना करें। रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उनमें से हम फिल्टर करके जो भी जेन्युइन है वो आगे निकल जाएं, जो करप्ट हैं उनको बीच में रोक लिया जाए। रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है। रद्द करेंगे एग्ज़ाम तो वो प्रोसेस रुक जाएगी और जो फर्जी थे वो भी बच जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, आप आसपास थोड़ा सा सतर्क रहना। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम में से ही किसी बच्चे को उठा के किसी दूसरे सिस्टम पे बैठाया जाता है। हमें नहीं पता कि उसका सर्वर डाउन हुआ या वो कोई सेटिंग थी, वी डोंट नो, ठीक है। बट हमें बिल्कुल अलर्ट माइंड में रहना है कि सर्वर भी डाउन हुआ तो भाई उसका ही क्यों डाउन हुआ, किसी और का क्यों डाउन नहीं हुआ, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कभी नहीं रुकने वाली और ये बहुत पहले से आ रही हैं अब। और चौथी चीज़, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि नॉर्मलाइजेशन का एक लिमिट होना चाहिए कि भाई 2 से 4 नंबर तक ऊपर नीचे होंगे। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा क्या फंडा है भाई, ऐसे क्वेश्चन पेपर ही क्यों तैयार करते हो जिसमें तुम्हें नॉर्मलाइजेशन में एक में 20 बढ़ाने पड़े, किसी में 20 घटाने पड़े? क्यों ऐसा पेपर तैयार करते हो? जितना तुम्हें नॉर्मलाइजेशन की मेथड में पूरा डेटा रख के और उसके नंबर निकालना है, उतना मेहनत तुम पेपर बनाने में ही कर लो। एक लेवल का क्वेश्चन पेपर रखो, लगभग लेवल आसपास रहे, थोड़ा बहुत अंतर है तो चलेगा। इतना लेवल में क्या अंतर होना कि नॉर्मलाइजेशन में 20 25 नंबर तक ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो लोग जेन्युइनली सिलेक्टेड हैं, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको आगे की जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, और नहीं होगा जब पटवारी कैंसिल नहीं हुआ, जिसे कि मैं भी चाहता था कैंसिल हो जाए। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मैं चाहता था कि पटवारी कैंसिल हो जाए एग्जाम, लेकिन नहीं हुआ। तो ये फॉरेस्ट वाला कैंसिल नहीं होने वाला। जो लोग जेन्युइनली सिलेक्टेड हैं वो आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करो, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कराओ, आपका बहुत जल्द ये जो प्रोसेस है होने वाली है। बाकी मैंने बता दिया, मेरे जो विचार थे मैंने आपके सामने रख दिए कि मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति मतलब ईमानदार नहीं है और ईमानदार प्रक्रिया के तहत अंदर नहीं आया है। और उसमें आप एक चीज़ और देखना, चूंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए आंकड़े मुंह से बोलना और इधर ना होना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आप पहला टॉपर देखना और दूसरा टॉपर देखना, दोनों सतना के हैं, ठीक है। दोनों के रोल नंबर देखना, रोल नंबर के आखिरी के 3 डिजिट में आपको डिफरेंस दिखेगा। मतलब उनका जो रोल नंबर का डिफरेंस है वो 1500 या 1600 के आसपास में है, ठीक है। ऐसे ही पटवारी में भी हुआ था कि इतने आसपास के बच्चे, मतलब ऐसी क्या सघनता है कि अगर 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 10 लाख में से 9,90,000, ठीक है, इन बच्चों में से 9 टॉपर निकल रहे हैं। और इस 9,90,000 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 9,98,500, इसमें से अब ये बचा 1500। तो इस 9,98,500 में से 9 टॉपर और बाकी जो बचे 1500, उनमें से ये 2 टॉपर निकल आए। ऐसा कैसे संभव है यार, कैसे? ये सवाल उठाइए, ये जेन्युइन तरीका है। और आप सबसे मेन चीज ये कि भीड़, मतलब ऐसा नहीं बनना है कि कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा आंदोलन, ऐसा नहीं होता। शांतिपूर्ण तरीके से आप मीडिया में सवाल उठाइए, कोर्ट में जाइए, ये पिटीशन लगाइए। आपके पास कितने सबूत है, डिजिटल जमाना चल रहा है, सारे सबूत हैं, सब कुछ किया जा सकता है। बस वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। बाकी इसका तो मैं कह सकता हूं कि ये भाई ईमानदार तरीके से ऊपर नहीं आया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए। ये तो अभी
कुछ टाइम के लिए माहौल चलेगा, इसके बाद शांत हो जाएगा, क्योंकि जैसे पटवारी का भी शांत हुआ था। लेकिन अपना चैनल रेगुलर चलेगा, एग्ज़ाम रेगुलर चलेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि, तो जुड़ जाइए, क्योंकि क्या है, ये जो माहौल शांत होगा इसके बाद आपकी तैयारी नहीं रुकने वाली, तैयारी आपको कंटिन्यू करना है, एग्ज़ाम आपको देना है, तो उसके लिए भी चैनल काम आने वाला है। तो चैनल से जुड़ जाइए। और आई होप कि मतलब अब मैं क्या बोलूँ, माहौल ऐसा चल रहा है, आप भी डिमोटिवेटेड हो गए, मुझे खुद बुरा लग रहा है, पर ठीक है, अगर लगे रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।